Hello guys, congratulations. Now you are coming in 12th class. In 12th class, accounting have three books. Accounting three books are first is for partnership, in which first chapter is for fundamental of partnership. Before we are going through fundamental of partnership, we just brief study about what we study yet now. Earlier you study about sole proprietorship business, in which a person who invest his money and start business with a separate name to earn profit, which profit is given to owner. Now, how to calculate profit and loss and financial position? To calculate this, we have to maintain financial books of accounts through journal, through the process to prepare journal, ledger posting, trial balance, and prepare final account. For this, many adjustments are required like depreciation, outstanding, prepaid, and you have done this. Now you have preparing trading and P&L account for the year, in which all the expense are debited and incomes are credited. Such income and expense are receivable or payable to outsider parties, not to owners. आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब हमने 11th में बहुत सारे एक्सपेंस लिखे लाइक एडवर्टीजमेंट, बोनस, सैलरी, all these expenses are related to outsiders, not owners. Owners related items are adjusted in capital itself like drawing, profit and loss, etc. So now we have to detailed discussion about charge against profit and appropriation of profit. ये basic terms हैं. We need before it we business related parties, we have to understand there are two parties, outsiders and owners. Owners are a person contribute their money to earn profit by any way of that means उनको प्रॉफिट चाहिए. अब प्रॉफिट बाय वे ऑफ सैलरी दे दो, प्रॉफिट बाय वे ऑफ बोनस दे दो, प्रॉफिट बाय वे ऑफ किसी भी टर्म में, बस उन्हें प्रॉफिट में से अपना हिस्सा चाहिए इन एनी टर्म. अमाउंट पेएबल टू ऑनर इज़ ऑप्शनल. दैट मीन्स ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि भैया बिज़नेस किसका है? ऑनर का. अगर ऑनर को लॉस हो रहा है, बिज़नेस को लॉस हो रहा है, तो ऑनर उससे बोलेगा क्या कि मुझे सैलरी दो ही दो, क्योंकि आपने बोला था मुझे सैलरी दोगे तो दो ही दो. कैसे देगा? क्योंकि लॉस खुद कौन बियर करने वाला है? ऑनर. अगर लॉस ऑनर बियर करने वाला है, आई एज्यूम दैट कि सपोज़ लॉस उसको 10,000 हो रहा है, अगर बिज़नेस उसको 15,000 की सैलरी देगा तो अब लॉस कितना हो गया? 25,000. तो एक हाथ से ऑनर 15,000 की सैलरी ले रहा है, दूसरे हाथ से 25,000 का लॉस. तो बताओ अल्टीमेट उसके पास पॉकेट में कितना रहा? 10,000 ही रहा ना. तो यहाँ पे सफिशिएंट हुआ क्या? नहीं. इट्स ए ऑप्शनल. ऑनर को जो पेमेंट किया जाता है ऑप्शनल किया है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो उनको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं. इफ़ द प्रॉफिट इज़ देयर इट विल बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज नॉट. सो इट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ऑनर को कुछ भी अमाउंट जो पेबल होगी वो हमेशा क्या होगी? एप्रोप्रिएशन. क्या होगी? एप्रोप्रिएशन. नाउ आउटसाइडर्स like supplier, customer, bank, employees, government, investor, lenders, etc. Other than owner, all these are outsiders. Amount payable or receivable from outsider is charge. Compulsory. They have to be pay out. जो भी अमाउंट एज अ चार्ज या एज अ कंपल्सरी ट्रीट होती है वो हमारी क्या कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में. तो मैम अगर चार्ज होने वाली अमाउंट ट्रेडिंग एंड P&L में जाने वाली है तो ऑप्शनल कहाँ जाएगी? क्या ये भी हम ट्रेडिंग P&L में डालेंगे क्या? नहीं. इसके लिए हम बनाएंगे एक सेपरेट अकाउंट. क्या बनाएंगे? सेपरेट अकाउंट. दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसमें भी सारे एक्सपेंस हमारे डेबिट होंगे, सारी इनकम हमारी क्रेडिट होगी, बट सब्जेक्ट टू रिलेटेड टू ऑनर्स. ऑनर से रिलेटेड होंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें क्या ट्रेडिंग अकाउंट
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों ने अप टू ट्रेडिंग एंड P&L 11th में प्रैक्टिस कर ली है। अब ट्रेडिंग एंड P&L में क्या आता था, एक बार जस्ट रिमाइंड करने के लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। से इनकम साइड की टोटल करके उसमें से डेबिट साइड की टोटल अगर हम लेस करें तो हमारे पास आने वाली अमाउंट क्या होती? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देन हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे P&L में। P&L में हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं विच इज़ पेबल टू आउटसाइडर्स, वो सारे हमारे क्या होंगे? डेबिट। और इनकम क्या होगी? क्रेडिट। देन क्रेडिट साइड की टोटल में से हमने एक्सपेंस को लेस किया तो हमारे पास क्या आया? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जब एक अकेला बंदा था, सोल प्रोप्राइटर था, तो हम कहाँ डालते थे इसको? कैपिटल में। कहाँ डालते थे? कैपिटल में। लेकिन अगर इस नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है, जैसे कि थोड़ा सा जनरल रिजर्व में डाल दिया, थोड़ा उसमें डाल दिया, थोड़ा इस तरह, प्रॉफिट को बांटना है। एप्रोप्रिएशन दैट मीन्स प्रॉफिट को बांटना। अगर कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में जब प्रॉफिट को बांटा जाए तो क्या उसको ओरली बांटा जाएगा या इसको सेपरेट अकाउंट में डील करेंगे? सेपरेट अकाउंट में डील करेंगे इसकी, जिसमें हम क्या कहेंगे, जो ये नेट प्रॉफिट था वो आपका कहाँ ट्रांसफ़र होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब हुआ जब तक P&L नहीं बनेगा तब तक P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा क्या? नहीं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में P&L बनाने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में या आपकी एक्सरसाइज में? नहीं। So in case P&L appropriation, it also prepare for the year end date in which net profit which is created or calculate from P&L account and it's transferred to P&L appropriation account. तो इन केस मैम हमें फिर से P&L बनाने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं, आपको क्वेश्चन में P&L ऑलरेडी गिवन होगा। ये नेट प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीधा यहीं पे ट्रांसफ़र करना है। ये यहाँ तक कैलकुलेशन हिडन है, क्वेश्चन खुद कैलकुलेट करके देगा। तो ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो आपको सीधा यहाँ ट्रांसफ़र करना है। चलो, अब मैम ऑनर से हमें क्या क्या इनकम होती है और क्या क्या हमें एक्सपेंस होंगे। तो सबसे पहले इन केस ऑनर हमसे सैलरी की डिमांड करता है तो वो सैलरी की डिमांड यहाँ लिखी जाएगी, एक्सपेंस है, बिज़नेस को देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट। अब आउटसाइडर है या ऑनर है? ऑनर। तो ऑनर को देने वाली चीज़ें कहाँ आएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ऑनर सैलरी यहाँ आएगी। मैम अगर ऑनर ने कैपिटल लगाई है, बिज़नेस में क्या लगाई है? कैपिटल, और उस कैपिटल पे उसने इंटरेस्ट की डिमांड की है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए बिज़नेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस भी हमें क्या करना होगा? पे करना होगा। तो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस डेबिट। बोनस एक्सेट्रा एनी रेमुनरेशन, कमीशन, कुछ भी अगर ऑनर को देना है तो वो सारा क्या होगा? एक्सपेंस, और वो डेबिट होगा। तो अगर मैम एक्सपेंस डेबिट होगा तो ऑनर से इनकम क्या होगी? तो देखो, ऑनर्स लास्ट ईयर ऑनर्स हमसे क्या लेके जाता था? ड्राइंग लेके जा रहा था। तो उस ड्राइंग पे अगर वो कैपिटल डालने पर इंटरेस्ट मांग रहा है तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप हमें कैपिटल दे रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो। तो जब आप वही पैसा ड्राइंग के तौर पे हमारे यहाँ से लेके जाओगे तो उस पर भी हमें क्या दो? इंटरेस्ट। तो ऑनर हमें उस ड्राइंग पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। तो ये बिज़नेस के पास आएगा, किससे आएगा? ऑनर से। क्यों? क्योंकि ऑनर ने ड्राइंग की है, उस ड्राइंग पे जितने महीने की ड्राइंग की है उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट वो हमें पे करेगा। तो बिज़नेस के लिए ये क्या हो गई? इनकम। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों हम ऐड कर देंगे और उस टोटल में से जितने भी एक्सपेंस है वो लेस कर देंगे। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो भी किसको ट्रांसफ़र होगा? ऑनर्स को। और कहाँ डालेंगे? अभी तक हम कहाँ डालते थे? प्रॉफिट कहाँ डालते थे? कैपिटल में। कहाँ डालते थे? कैपिटल में। तो ये भी कहाँ जाएगा? कैपिटल में। इन क्लास 12th वी स्टडी फॉर द बिजनेस फॉर्म। मैम हमारे कोर्स में क्या क्या है? तो हमारे कोर्स में लास्ट ईयर आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़ा, तो इस बार किसके लिए पढ़ने वाले हो? पार्टनरशिप के लिए। तो फर्स्ट बुक आपकी किसकी कवर होगी? पार्टनरशिप के लिए। देन सेकंड बुक आपकी किसकी डिनोट्स होगी? कंपनी के लिए। फर्स्ट बुक पार्टनरशिप एंड NPO। मैम ये दोनों तो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं।
लेकिन एनपीओ नाम से ही पता चल रहा है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि ट्रस्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या करते हैं, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी अकाउंटिंग भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक आपकी कवर करेगी पार्टनरशिप एंड एनपीओ, सेकंड बुक कवर करेगी कंपनीज, थर्ड बुक कवर करेगी इन सब की अकाउंटिंग जो आपने अभी तक सीखी है, उसको एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, ये आप थर्ड बुक में देखोगे। तो अभी हम इनिशिएट कहाँ से कर रहे हैं, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप क्या, दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों फ्रेंड्स थे, इन्होंने जॉइन हैंड्स किए कि चलो मिलके साथ में बिज़नेस करते हैं। अब बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस को रन करेंगे और बिज़नेस से ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले जब प्रॉफिट होगा तब डिसाइड करेंगे या उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होगा, एज़ पर एग्रीड, जब उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा होगा। जैसे ही उन्होंने जॉइन हैंड्स किए तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा होगा कि भैया 1:1 का रेशो होगा, 2:1 का रेशो होगा, जो भी हमारा एग्रीड रेशो होगा उस पर हम अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स इट। अब सपोज़ यहाँ पे ये दो बंदे जो ए और बी हैं, इन्होंने बिज़नेस रन करने के लिए डिसाइड किया, तो बिज़नेस का नाम तो रखेंगे, इन्होंने नाम रखा ए बी ट्रेडिंग कंपनी। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करता है इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो एज ए पार्टनर, जिस नेम से आपकी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है वो आपकी क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म। जिस नेम से बिज़नेस रन होता है वो आपकी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न है। कौन सा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन द एक्ट section 4 which described about partnership definition. Partnership definition is the relationship. Partnership is the relationship between two and more person. भैया एक अकेला तो बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना, तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए, 2। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, हाँ, एंड मोर पर्सन who have agreed to share the profit. इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी बिज़नेस से प्रॉफिट होगा, अब भैया अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है दैट मीन्स बिज़नेस तो होगा। हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल यानी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब इसको चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक या कुछ लोग जो बाकी सब के लिए काम करेंगे। तो वापस इसको अगर हम रिवाइज करें तो पार्टनरशिप में क्या क्या होना ज़रूरी है, 2 पर्सन, 2 एटलीस्ट 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन इट मे बी, who carry on a business to earn profit and share the profit, and who are acting for all or acting by one of them. जो भी है दोनों में, इनमें कोई भी एक, सारे बंदे भी काम कर सकते हैं या उनमें से कोई भी बंदा काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेगा वो सबके लिए काम करेगा। इसको अगर मैं डेफिनेशन को इस तरह से समझाऊं तो मिस्टर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। सपोज ए वर्किंग पार्टनर है जो आएगा, शॉप पे आएगा, कंपनी फर्म में आएगा, काम करेगा। बी भी आएगा, काम करेगा, लेकिन सी ने सिर्फ पैसा लगाया बिजनेस में, वो आके काम नहीं करेगा, तो वो साइलेंट पार्टनर हो गया। अब ये यहाँ पे ये बंदा काम तो नहीं करेगा, तो काम करने वाले बंदे कौन हो गए, ए और बी। तो काम, ये जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जो काम किया है उस काम के लिए ये खुद तो बाउंड है ही है। अगर उन्होंने कोई भी काम किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये खुद तो है ही है, साथ में बी और सी भी है इसके ए के काम के लिए। और अगर बी की बात करूँ तो बी अपने जो भी काम करेगा उसके लिए खुद बी बाउंड है, लेकिन वो और किसको बाउंड करेगा, ए और सी को। लेकिन सी ने कोई काम किया क्या, नहीं। सी सिर्फ किसके लिए बाउंड है, ए और बी ने जो भी काम किया उसके लिए ये भी बाउंड है। ये नहीं कह सकता कि मैंने तो भैया आता ही नहीं था, नहीं।
ए और बी ने जो भी काम किया उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर ए एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है एंड एज वेल एज एजेंट भी काम कर रहा है। मिस्टर बी वर्किंग एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, whereas C just only a silent partner who work as on Mr. C who working as a silent partner just work as a principal not an agent, क्योंकि इसने तो कोई काम किया नहीं, तो इसके काम के द्वारा वो अपने आप को किसी और से बाउंड करवा सकता है क्या? नहीं, ये खुद बाउंड है दूसरों के काम के लिए। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इज ऑल्सो लाइबल बाय सी। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी पार्टनरशिप की, उसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमने क्या क्या हाईलाइट्स की, 2 and more persons, एग्रीमेंट, existence of business, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर। हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं डिटेल में इनको। 2 and more persons, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपके पास बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन का होना ज़रूरी। एक अकेला बंदा क्या पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नहीं, 2 and more पर्सन। तो मैम मिनिमम तो हमें पता चल गया कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? एक्ट में एज पर कंपनी एक्ट 2013 100 मेंबर्स वहाँ पे मेंशन है, लेकिन साथ में उन्होंने एक लाइन दे दी। उस लाइन का मतलब सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब लिमिट इन एक्ट बाय कंपनीज रूल। दैट मीन्स एक्ट ने ये भी मेंशन कर दिया कि टाइम टू टाइम वो प्रेस्क्राइब करेगा लिमिट, उस लिमिट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पर्सन होंगे, लेकिन वो लिमिट मैक्सिमम 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए लिमिट, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया वो लिमिट है क्या। आपका एक माइंड में सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पढ़ तो हम पार्टनरशिप रहे, तो ये कंपनीज़ की बात कहाँ से आई? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 32 में दे रखा है, 1932 में, लेकिन मैक्सिमम के बारे में उसने कोई मेंशन नहीं किया है। तो मैक्सिमम की मैम आपने ये कहाँ से उठाई? हमने मैक्सिमम की ली है कंपनीज एक्ट 2013 से। वहाँ से क्यों ली? क्योंकि वहाँ ये दे रखा है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर 100 पर्सन, जो कि हमारी एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिटेशंस हैं, या प्रेस्क्राइब लिमिट जो भी हमारी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी मैक्सिमम पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, सपोज़ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम पर्सन्स कितने होते हैं। तो मैक्सिमम आपकी लिमिट अभी एट प्रेजेंट कितनी दे रखी है? 50। तो हम कंसीडर कितने करेंगे? 50। नो डाउट एक्ट में 100 दे रखा है, लेकिन 100 देने के साथ उसने ये भी डेफिनेशन दे दी, साथ में ये भी लाइन दे दी कि प्रेस्क्राइब लिमिट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा। प्रेस्क्राइब लिमिट कंपनीज रूल 2014 में दे रखा है। रूल्स जो एक्ट को फैसिलिटेट करते हैं, इजी करते हैं, उन्होंने ही प्रेजेंट प्रेस्क्राइब लिमिट में मेंशन करा है 50। तो अभी हमारे लिए कितनी होगी मैक्सिमम लिमिट? 50। अगर इससे ज़्यादा कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स एज अ रखती हैं, सपोज़ एक ए बी लिमिटेड, एक ए बी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ए बी पार्टनरशिप फर्म है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी कंपनी के पीछे, जैसे कि आपने अगर नोटिस किया हो जोधपुर में भी, जैसे लड्डा एंड कंपनी, राधेश्याम एंड कंपनी, ये पीछे एंड CO डॉट लगा देते हैं। तो क्या वो कंपनी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं कि CO डॉट लगाना कंपनी मतलब वो कंपनी हो गई, वो एक पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैम मैक्सिमम कितने लिमिट दे रखी है? 50। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म इस 50 मेंबर से ज़्यादा अगर होल्ड करती है पर्सन्स को, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में रजिस्टर्ड करवाना होगा खुद को विद इन 6 मंथ। अगर उसने 6 महीने के अंदर अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया कंपनी में, तो वो पार्टनरशिप फर्म इनवैलिड मानी जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन वॉइड हो जाएगा।
अवैध हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? कंपनीज एक्ट में, कि भैया अगर पार्टनरशिप फर्म 50 मेंबर्स से ज़्यादा होल्ड करती है अपनी लिमिट तो उसको कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। और ये बात कहाँ लिख रखी है? कंपनी एक्ट में। आया समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी 2 मिनिमम पर्सन और मैक्सिमम 50, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल। सेकेंड, एग्रीमेंट। Agreement, that means a document which contain all the terms and conditions of contract। क्योंकि अगर 2 बंदे काम करेंगे, 2 पर्सन एक साथ काम करेंगे तो उनके बीच में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अब वो मे बी इन रिटर्न में हो सकती है या ऑरल में हो सकती है। रिटर्न में होना इफेक्टफुल होता है, विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, नो डाउट। ऑरल वैलिड है। ऑरल दैट मीन्स आपने वर्बली बोल दिया हाँ हाँ ऐसा काम करेंगे, ये ऐसा होगा, ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, नहीं, वो वैलिड है, लेकिन सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट, जब तक आपके दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए तब तक। रिटन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नोन एज अ डीड। जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? डीड। एग्रीमेंट विच इन रिटर्न इज नोन एज डीड। For partnership, we known as partnership deed, which contain all the terms and condition for the partners and firm। पार्टनर्स के लिए क्या, लाइक कितने पार्टनर्स हैं, क्या नाम है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उन्होंने कितनी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट की है, कितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग है, क्या क्या वो अमाउंट लाएंगे, क्या क्या उन्हें अमाउंट पेबल है, लाइक उनको सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होगी? पार्टनरशिप डीड में। फर्म के रिगार्डिंग, फर्म कौन कौन से बिजनेस करेगी, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, फर्म के मेंबर्स कितने होंगे, फर्म के मेंबर्स की ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होगी? पार्टनरशिप डीड में। चलो, तो अब फर्स्ट पॉइंट था 2 एंड मोर पर्सन, सेकंड था एग्रीमेंट, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ये क्यों दिया मैम? ओब्वियसली बिजनेस तो होगा, नहीं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है अर्न करना, प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसका, तो क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं, फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह सकते हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो, जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं, जिनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। जिनका प्रॉफिट मोटिव अर्न करने का है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है, वही फॉर्म कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप। दैट मीन्स जहाँ प्रॉफिट नहीं, जहाँ बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट अर्न करना मोटो नहीं, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं हो, वो पार्टनरशिप फर्म में फॉर्म्ड नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ओब्वियसली अगर 2 बंदे हैं, 2 पर्सन हैं जो मिलके काम करेंगे तो प्रॉफिट उनके बीच में शेयर होगा। हाँ होगा, लेकिन उन्हें पहले से ही डिटरमाइन करना है कि उनका प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा। जब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड होगी तभी उन्हें अपना रेशियो डिसाइड करना होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्स अमंग्स पार्टनर इन प्री डिटरमाइन दैट मीन्स जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है उस रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर होगा। लास्ट, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। भैया 3-4 पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी? तो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, जो हमने अर्लियर भी डिस्कस कर रखा है लेकिन डिटेल में कर लेते हैं। जैसे ये एक हमारा पार्टनर है, इसने जो भी काम किया है, वर्क डन बाय हिम, इसने जो भी काम किया है, बाउंड बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, इसने जो भी काम किया है उसके लिए बाकी के रिमेनिंग सारे पार्टनर्स बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइबल हैं। तो यानी इस पार्टनर ने बाकी सारे पार्टनर्स के लिए एज अ एजेंट के तौर पे काम किया है। अब अगर यही पर्सन अगर बाउंड है, किसी और पार्टनर ने, अदर पार्टनर ने कोई वर्क डन किया, उसके लिए ये बंदा बाउंड है, ये पार्टनर बाउंड है, इसने काम नहीं किया है लेकिन किसी और ने काम किया जिसके लिए ये लाइबल है, तो यानी ये एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। गॉट इट? तो ये हमारे फीचर्स हैं। क्या है ये? हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स, जिसमें फर्स्ट
2 and more persons, second agreement, third existence of business, fourth sharing of profit and relationship of partners. ये सारे फीचर्स डेफिनेशन में ही इंक्लूड है. रिलेशनशिप दैट मीन्स प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, 2 and more persons, एग्री टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरी आउट. ये सारे पॉइंट आपके कहाँ फीचर्स कहाँ पे मिल जाएंगे? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में. ओके, आप लोगों को होपफुली आज की क्लास समझ में आई होगी. थैंक यू. हैव ए गुड डे.